अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सनान हसन और आप देख रहे हैं CPI का यूट्यूब चैनल। आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है ईरानियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हुए। वो कॉन्सेप्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, यू कैन कोट दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज टर्मिनोलॉजीज इन द क्वेश्चन ऑफ ईरानियन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। सो वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उन टर्म्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। पहली जो टर्म है हमारे पास वो है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। कि जो वॉरफेयर है, ठीक है, वो एसिमेट्रिक नेचर की थी। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर थ्योरी ये कहती है जहां पर आपके पास रिसोर्सेज के डिफरेंसेस होते हैं। इस पूरी जंग में हमने देखा कि एक तरफ जो यूएसए है उसके पास हर तरह की एडवांस मिलिट्री इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज थे। वाइल ऑन द अदर हैंड जब आप ईरान की तरफ देखते हैं तो ईरान के पास ऐसा उस तरह की एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलरली ना ही यूएसए के कंपैरिजन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मौजूद थी, बिकॉज ईरान वाज द डीलिंग विद द इकोनॉमिक सैंक्शंस। उसके बाद भी ईरान ने सर्वाइव किया। सो व्हाट इज दिस एसिमेट्रिक वॉरफेयर थ्योरी? कि you just try to prolong the conflict in this asymmetric warfare, ठीक है। so what Iranian do, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को prolong किया। जब कॉन्फ्लिक्ट prolong होता है तो जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जिसमें हमने 2 वीक्स का एनालिसिस किया था वॉर का। तो तकरीबन 16 बिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म व्हिच यू कैन यूज एंड द सेकंड टर्म इज द निक्सन डॉक्ट्रिन। निक्सन डॉक्ट्रिन एंड द मैडमैन थ्योरी, दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड, ठीक है। जो आजकल की सिचुएशन है डोनाल्ड ट्रंप की और जो रिचर्ड निक्सन की सिचुएशन थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वियतनाम वॉर, इनको कंपैरिजन किया जा सकता है। इनके पैरेलल्स को देखना इस वजह से जरूरी है बिकॉज रिचर्ड निक्सन जब लीड कर रहे थे सो उस टाइम उन्होंने वहां पर एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है मैडमैन थ्योरी का। बिकॉज लीडर इस तरीके से बिहेव करता है कि वो इररेशनल है, ठीक है, लेकिन इररेशनल वे में वो बिहेव तो करता है बट स्टिल इररेशनल वे में वो बिहेव करके अपनी जो सॉर्ट ऑफ सामने वाली एनिमी स्टेट है उससे कंसेशन सिक्योर करना चाह रहा है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। जैसे कि आपने देखा कि ट्रंप ने भी मैडमैन थ्योरी ट्रंप के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ प्योरली इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देती है बिकॉज ट्रंप ने भी इसी तरह के थ्रेट्स दिए ईरान को कि भाई आई विल वाइप आउट दिस सिविलाइजेशन और फिर मैं न्यूक्लियर वेपन्स तक बात चली जाएगी बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है, कि न्यूक्लियर डेटरेंस के साथ भी ये चीज हमें रिलेट करती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से यानी कि फिर रिचर्ड निक्सन ने अपनी ज़ाहिर निक्सन डॉक्ट्रिन भी आप लोगों ने सुनी होगी जिसके बाद रिचर्ड निक्सन ने ये फैसला किया कि भाई वियतनाम वॉर के बाद कि डायरेक्टली अमेरिका जो है इज नॉट गोइंग टू इंगेज इन द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, अमेरिका ने डायरेक्टली इंगेज नहीं करना। ऑल्दो द कमिटमेंट टू अलाइज वाज देयर, ठीक है, कोल्ड वॉर पीरियड में कि कमिटमेंट टू अलाइज तो थी लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, हाँ इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, इनडायरेक्ट वॉरफेयर के तहत, प्रॉक्सी वॉरफेयर के तहत हम लोग करेंगे। एंड दैट वाज द रीजन कि निक्सन डॉक्ट्रिन के तहत फिर इवेंचुअली विथड्रॉल भी किया गया। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है स्ट्रेटेजिक पेशेंस के हवाले से कि कुछ रियासतें अटैक फेस कर रही हैं बट स्टिल दे आर नॉट रिएक्टिंग। जस्ट लुक एट द कंट्रीज ऑफ द गल्फ, ठीक है। अब गल्फ कंट्रीज को देखते हैं तो गल्फ कंट्रीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है। गल्फ कंट्रीज एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ जो है वो चल रही हैं, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन के साथ चल रही हैं, ठीक है, दे आर नॉट रिएक्टिंग। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी जो कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस की टर्मिनोलॉजी, ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी जो है वो यूएसए फेस कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यूएसए जिस ऑब्जेक्टिव के तहत जो उसने वॉर वेज की थी वो ऑब्जेक्टिव उसे एक्वायर नहीं हो सके। दिस इज द रीजन कि आजकल वो पीस एफर्ट्स की तरफ आ रहा है। जैसे आपने देखा जेडी वेंस साहब वो आए यहाँ पर एंड आफ्टर दैट आपने ये देखा कि भाई ट्रंप ने स्टेटमेंट दी दोबारा से कि भाई मैं ब्लॉकेड का ब्लॉकेड कर दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि द टाइम इज ऑन ईरानियन साइड, ठीक है। जो टाइम है, जो वक्त है वो ईरान की साइड के ऊपर है बिकॉज ईरान के पास ऐसे पॉइंट्स हैं। बिकॉज जिस तरीके से एनर्जी रिसेशन बढ़ता है, ठीक है, उसी वजह से फिर स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी फैलती है यूएसए में और जितनी मिलिट्री कॉस्ट जो है बढ़ेगी उतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी बढ़ेगी यूएसए में। हमारे पास
एक अगली टर्म जो है वो है स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच के हवाले से, कि जब आपकी मिलिट्री बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होती है। दिस इज द केस ऑफ द यूएसए, जहां पर यूएसए हर जगह के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट लड़ रहा है। एंड जब आपकी मिलिट्री बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होती है, ग्लोबल रिसेशन चल रहा होता है, जो अलाइज होते हैं वो आपको पुश करते हैं कि जस्ट टू एंड दिस वॉर, बिकॉज जस्ट लुक एट द पॉलिसी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, they were already dealing with the crisis, ठीक है, the crisis of the energy recession and eventually रशिया यूक्रेनियन वॉर की वजह से, मिडिल ईस्टर्न इंस्टेबिलिटी की वजह से। सो वो इस वॉर में उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। स्ट्रेटेजिक ओवरस्ट्रेच जो है वो इवेंचुअली आपको डिक्लाइन की तरफ लेकर जाता है, पर्टिकुलरली जो आपकी हेजिमनी है उसके डिक्लाइन की तरफ लेकर जाता है आपका स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच। और अमेरिका की जो मिलिट्री है वो स्ट्रेटेजिक ओवर स्ट्रेच का शिकार है। सो दीज ऑल आर दी टर्मिनोलॉजीज जो कि आप लोग अपने पेपर में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।